जब भी कभी आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते होंगे या राधा रानी का नाम लेते होंगे या फिर ये पीले वस्त्रों वाले बाबा को जो कि प्रेमानंद महाराज हैं इनको प्रवचन करते हुए देखते होंगे तो आपके दिमाग में कभी ना कभी वृंदावन का चित्रण जरूर आता होगा। और ऐसी ही सब बातों से प्रेरित होकर के अगर आपने सोच लिया है वृंदावन जाने का तो चलिए फिर आपकी यात्रा को प्लान करते हैं। मैं हूं मोहित रावत। मैंने 10 माह में 10 स्टेट्स की अभी यात्रा की और इस बीच जो मुझे एक्सपीरियंसेस हुए मैंने सोचा कि इनसे आप लोगों की मदद करूं ताकि आप इन जगहों पे आराम से तसल्लीपूर्वक घूम सकें जहां जहां मैं अभी होकर के आया हूं। तो शुरू करते हैं वृंदावन नाम से। ये नाम कैसे पड़ा? वृंद का मतलब होता है तुलसी और वन का मतलब आप जानते हैं माने तुलसी के वन। तो आज जहाँ पे ये इतना बड़ा वृंदावन शहर है यहाँ पर कभी तुलसी के जंगल हुआ करते थे, उन्हीं के कारण इस जगह को वृंदावन कहने लगे। वृंदावन शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है जो कि दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर है और आगरा से तो सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। अब आप कहेंगे कि यहाँ आने की क्या व्यवस्था अच्छी हो सकती है, किस प्रकार यहाँ आया जाए। तो अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो मथुरा जंक्शन यानी मथुरा रेलवे स्टेशन वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। और अगर आप आ रहे हैं हवाई जहाज़ से तो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरिए और वहाँ से मात्र 2.5 घंटे आपको लगेंगे वृंदावन पहुँचने में किसी भी टैक्सी या बस से। और हालांकि हरियाणा और यूपी रोडवेज की सुविधा भी दिल्ली से आगरा के बीच में बड़ी अच्छी चलती है, तो बस से भी आप यहाँ पे आना जाना कर सकते हैं। बात आती है लोकल ट्रांसपोर्ट की कि अब आप वृंदावन पहुँच तो जाएंगे परंतु पहुँचने के बाद आपको एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना है, आपको गोकुल जाना है, मथुरा जाना है, बरसाने जाना है, तो क्या? तो उसके लिए वृंदावन में सुबह 2 बजे से लेकर के, जी हाँ, सुबह 2 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक ई रिक्शा चलते हैं बड़ी भारी मात्रा में। आप कहीं भी रोड पे निकल करके जाइए और आपको रिक्शा मिल जाएगा जो कि 20 रुपये में आपको एक जगह से दूसरी जगह औसतन इतनी ही दूरी पे जगहें हैं कि 20-20 रुपये में आपको उतार देगा। शेयर में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप हायर करना चाहते हैं तो 200-250 रुपये में आप पूरा वृंदावन घूम सकते हैं। और अब बात आती है भाई रुकने की कि आप वृंदावन पहुँच तो गए पर रुकना कहाँ पे हो सकता है। तो आप जानते ही हैं कि वृंदावन में बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, 1000 रुपये के आसपास में आपको बड़ा अच्छा रूम वहाँ पे मिल जाएगा। पर अगर बात करें मेरे जैसे बैचलर्स की तो उनके लिए किसी भी धार्मिक स्थान पर रूम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि धर्मशालाओं में बैचलर्स को रूम नहीं दिया जाता, मुझे भी नहीं दिया गया था। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि वृंदावन में सिर्फ धर्मशालाएं ही नहीं हैं, वहाँ पे ढेर सारे होटल्स हैं जो कि 600-700 रुपये से लेकर के 15-16 हज़ार तक की कीमत में आपको एक से एक अच्छा रूम मिल जाएगा आपकी सुविधा अनुसार जैसा आप रूम खोज रहे हैं। और हाँ, अगर बात करें कि वृंदावन जाना किस समय चाहिए तो आपने सुना होगा या नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ कि वृंदावन की जो होली है या कहें कि ब्रज में जो होली मनती है उसको असली होली कहा जाता है हमारे यहाँ पर। तो वृंदावन अगर आप होली पे जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा जन्माष्टमी भी एक बेहतरीन अवसर है वृंदावन जाने का। पर हाँ, इन दोनों ही मौक़ों पर वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको चाहिए कि मुझे ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, कम भीड़ में जाना है, शांति से दर्शन करें, मंदिर में जाएं, कीर्तन करें, तो फिर आप ऐसा करिए, त्योहारों और वीकेंड को छोड़ करके कभी भी वृंदावन चले जाइए, आपको भीड़ नहीं मिलेगी, सुगम दर्शन होंगे और तसल्लीपूर्वक आप कीर्तन भी कर सकेंगे। और अब बात करते हैं कि भाई वृंदावन पहुंच तो गए, रुक भी गए, कि अब वहाँ पे घूमने की क्या क्या जगहें हो सकती हैं। तो सबसे पहली जगह है श्री बांके बिहारी मंदिर जो कि वहाँ का मतलब एक मुख्य मंदिर माना जाता है और सबसे ज़्यादा भीड़ उसी मंदिर में आपको मिलेगी। उसके बाद आता है नंबर प्रेम मंदिर का। प्रेम मंदिर वो भी एक बेहतरीन जगह है, संगमरमर, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ये मंदिर गजब की चीज़ है। एक बार आप जाएंगे तो बाहर से देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, हालांकि ये नंबरिंग कुछ वैसा नहीं है, बस मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से मैं नंबर दे रहा हूँ। तो एक है वहाँ पे इस्कॉन मंदिर जिसको हमारे यहाँ लोकल भाषा में अंग्रेज़ों का मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आपको अंग्रेज ही श्रद्धालु मिलेंगे, वही कीर्तन करते हुए हैं। और आजकल तो पूरे भारत देश में इस्कॉन मंदिर है तो हम सबको लगभग पता है कि इस्कॉन क्या होता है। और हाँ, यहाँ एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरे दिन भर कीर्तन चलता है। आप बस जाइए, जा कर के वहाँ पे बैठ जाइए, ताली बजाइए, ढोलक बजाइए, जो आपकी इच्छा हो, कीर्तन में सम्मिलित हो जाइए और घंटों तक आप वहाँ से उठेंगे ही नहीं।
इसके अलावा वृंदावन में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे पागल बाबा मंदिर, और यहाँ से मथुरा भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो आप जन्मभूमि के भी दर्शन कर सकते हैं। गोकुल भी यहाँ से जा सकते हैं। बरसाने में राधा रानी के मंदिर भी यहाँ से जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, जो बात होती है ना यहाँ वृंदावन की कुंज गलियों की, तो वो कुंज गलियों से होते हुए जब आप ये यमुना घाट पे जाएंगे ना, वो अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। इन सब बातों के बीच आपको भूख जरूर लगेगी और बात आएगी कि भाई खाना क्या खाना है। तो जब आप वृंदावन में हैं तो आप नज़र दौड़ाएंगे ना, तो चारों तरफ स्ट्रीट फूड ही इतना है, लाइन से रेस्टोरेंट ढाबे खुले हुए हैं, तो खाने की कोई कमी है नहीं। अगर स्पेशलिटी की बात करें तो वृंदावन की लस्सी, यहाँ का पेड़ा और कचौड़ी, वो आप जाओगे तो खा करके ज़रूर आना, क्योंकि वो यहाँ की स्पेशल डिशेज़ हैं। और हाँ, फिर भी आप कहो कि भाई ये सब ठीक है, कोई ट्राइड एंड टेस्टेड जगह बता दो कि जहाँ तुम भी गए हो और वो अच्छी भी हो, तो फिर आप एक काम करिएगा कि इस्कॉन टेम्पल, जी हाँ ध्यान से सुन लीजिए, इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे एक कैंटीन है जो इस्कॉन टेम्पल की ही कैंटीन है, और रेस्टोरेंट आप उसे कह सकते हैं, जहाँ पे आपको मल्टी कुजीन, मतलब चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब कुछ मिल जाएगा, और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं 2-3 बार अगर गया हूँ तो वहीं खाना खाया है, मेरे हिसाब से वो एक बेहतर ट्राइड एंड टेस्टेड जगह है, तो वहाँ आप सीधे जा सकते हैं, अच्छा खाना आपको पेट भर के मिल जाएगा। अब हाँ, अगर आप किसी भी मंदिर वाली जगह पे जा रहे हैं, धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, तो एक बात अवश्य याद रखें, पहनावा, कि आजकल बहुत से मंदिरों में बोर्ड भी लगने लगे हैं, और ये बात हमको भी स्वयं याद रखनी चाहिए कि वहाँ वो कच्छा पहन के या कट स्लीव्स का कोई टॉप पहन के या टी शर्ट पहन के, बनियान पहन के मंदिर नहीं जाया जाता। तो वो जो मंदिर की मर्यादाएं हैं वस्त्रों की, वो हम जरूर याद रखें, और वही वस्त्र पहने जो मंदिर में अलाउड होते हैं, जिससे पूरा तन ढका रहे। और हाँ, वृंदावन में जब आप जा ही रहे हो तो ब्रज का एक कुर्ता आता है जो यहाँ से उसमें बटन होते हैं, बिल्कुल अलग चीज़ है, वो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर लेना। और महिला लड़कियों के लिए वहाँ एक घाघरा, जो ब्रज का घाघरा है, बिल्कुल अलग है, और जितने भी मैंने गोरे लोग देखे हैं वो सब के सब वो ज़रूर लेके जाते हैं, माने पहनते हैं। तो आप भी कोशिश करिएगा, अगर आपको कहीं दिखे तो वो पहन कर के घूमिए वृंदावन में, और ज़्यादा मज़ा आएगा। अब इसके साथ बात करते हैं कि भाई टोटल बजट कितना होगा, कितने खर्चे में एक व्यक्ति वृंदावन घूम सकता है। तो अगर आप बात करो एक सिंगल ट्रैवलर की, मेरे जैसे सोलो, जैसे मैं अकेला जाता हूँ, या आप अकेले जब जाओगे, तो उस केस में क्या है कि आपका ट्रेन का भाड़ा या हवाई जहाज, जिससे भी आप जा रहे हो, वो आप एक तरफ रखिए। उसके बाद वृंदावन में कहीं भी आप स्टे लेंगे तो सिंगल पर्सन का 700 या 800 में आपको अच्छा रूम मिल जाएगा। और आजकल वहाँ पे कुछ एक डॉर्मेट्रीज भी खुलने लगी हैं, तो वहाँ भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, 300-400 में एक डॉर्मेट्री मिल जाएगा, सिंगल बेड जो होता है। साथ ही एक टाइम का खाना आपका वहाँ पे 250 रुपये से ऊपर नहीं पड़ेगा, चाहे आप बहुत ठीक ठाक जगह पे खाएं या स्ट्रीट फूड खाएं। तो 750 रुपये का खाना और 750 रुपये का आपका रुकना, 1500 रुपये में एक दिन आप वहाँ बड़े आराम से सुविधापूर्ण रूप से गुजार सकते हैं। 2 लोग एक साथ जा रहे हैं तो वहीं पे रुकने का खर्चा अब आपको वही एक देना है, 700 से 800 रुपये, और खाने का आपका बढ़ जाएगा। तो उस हिसाब से वृंदावन बिल्कुल भी महंगा नहीं है। और हाँ, कुछ एक लोग होते हैं जिनके लिए बजट प्रॉब्लम नहीं है, सुविधाएं उनको चाहिए होती हैं, तो उस हिसाब से वृंदावन में कुछ एक रिजॉर्ट्स भी हैं और 3 स्टार होटल भी हैं, जहां आपको सारी सुविधाएं, बड़े अच्छे गद्देदार बेड, साफ़ कमरे, अच्छे रेस्टोरेंट्स और साफ़ टॉयलेट्स मिल जाएंगे। पैसा आप अपने अनुसार वहाँ पे फिर दे सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं है वृंदावन में घूमना, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और हाँ, इसके साथ ही कि भाई एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, ये घूमना तो मैंने आपको बता ही दिया किस किस जगह आप जा सकते हैं। तो एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो वृंदावन के लगभग हर एक मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग समय पे आरती होती है। तो अपने समय के अनुसार आप वो आरती अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वृंदावन जा ही आप इसीलिए रहे हैं। उसके बाद यमुना का जो तट है वहाँ बैठ कर के हवा खाने का अपना एक अलग आनंद है, वो काम आप कर सकते हैं। वृंदावन की गलियों में आप घूम सकते हैं, वहाँ बहुत सारी गौशालाएं हैं, तो गौ सेवा का मौका भी आपको वहाँ मिल जाएगा। वृंदावन में जो श्रद्धालु हैं, किसी से भी आप राधे राधे बोलिए, वापसी में राधे राधे आपको ज़रूर सुनाई देगा। तो जो ये वाइब्रेशन है ना, हंसमुख चेहरे, सब कोई खुश है, और लोकल से भी आप बात करिए तो बड़े अच्छे से लोग बात करेंगे। तो वो जो वाइब आपको वहाँ पे मिलेगी, मुझे लगता है कि बहुत कम जगहें ऐसी होती हैं जहाँ वो वाइब्रेशंस आपको मिलें। मुझसे ज़्यादा अब आप लोग बताएंगे वहाँ जाने के बाद। साथ ही अभी जाइएगा मत,
इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ कमी लगी हो या आपको लगा हो कि मैंने ये चीज़ नहीं बताई है या आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, शर्माइएगा मत। और पूरी कोशिश करूँगा आपकी इस ट्रिप को, वृंदावन की ट्रिप को अच्छे से अच्छा बनाने में अपना सहयोग देने की। तो चलिए, नमस्कार, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।